हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 13 टीवाई बैफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 फॉर मार्च 2025। क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं वो मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं, तो उससे ही रिलेटेड एक एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कैलकुलेट द एसेसेबल वैल्यू, सिर्फ एसेसेबल वैल्यू कैसे निकलती है, कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 मार्क के लिए या 8 मार्क के लिए, तो वो हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं रिलेटेड टू अप्रैल एंड सितंबर 2024। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पूरे क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन फॉर मार्च 2025। क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका रेफरेंस जो लिया गया है ये हम लोग ने ICAI के वेबसाइट से लिया है, वहाँ जाके आप इसको और डीप में समझ सकते हो। यहाँ पे दिया है कैलकुलेट द एसेसेबल वैल्यू राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1 रुपी अंडर द कस्टम एक्ट 1962, एप्रोप्रिएट वर्किंग नोट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ ए मशीन बाय सी। देखो, इम्पोर्ट कर रहा है मशीन बाय सी कर रहा है, सी मतलब पानी के रास्ते से कर रहा है, बाय दक्स इंडस्ट्री फ्रॉम USA इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 को कर रहा है। कुछ डेटा दिया है, ये कॉस्ट ऑफ मशीन, फ्रेट, द एक्चुअल सेलिंग, एक्चुअल इंश्योरेंस, शिप डिमरेज चार्जेस, इंजीनियरिंग चार्जेस, ये सब दिया है। तो आपको बताना है रेट ऑफ एक्सचेंज दिया 80 रुपीज़। रेलिवेंट लीगल रीजनिंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। बताना है कि भाई उसका एसेसेबल वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा है दक्स इंडस्ट्री, कैलकुलेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू, पर्टिकुलर अमाउंट ये है, हम लोग ने अमाउंट लिखा है, डॉलर भी रहेगा तो डॉलर का साइन यहाँ लिख देंगे। अब आपको एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहला 1-2 वीडियो में बताया है, डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? एक एक्स फैक्ट्री प्राइस आता है, उसके बाद फ्री अलॉन्ग साइड आता है, फिर FOB वैल्यू आता है, और लास्ट में CIF वैल्यू आता है या एसेसेबल वैल्यू आता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो मतलब कहीं दूसरी कंट्री से गुड्स आ रहा है, तो दूसरे कंट्री के फैक्ट्री से वो माल निकलेगा। अब फैक्ट्री से माल निकलेगा तो उसका एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या आएगा वो लिखने का। फिर फैक्ट्री से जब बाहर निकलेगा तो लोकली आपको वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा और लोकली वहाँ के टैक्स देने पड़ेंगे, तो वो दोनों ऐड होगा तो फ्री अलॉन्ग साइड आएगा। फ्री अलॉन्ग साइड मतलब अब ये फ्री हो गया है गुड्स, इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। कहीं पे लेके जाना है तो कहाँ लेके जाना है? इंडिया में लेके आना है। इंडिया में पोर्ट के थ्रू ला सकते हो, नहीं तो एयरपोर्ट के थ्रू। तो आप पोर्ट के थ्रू ला रहे हो तो वहाँ का आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लोडिंग भरना पड़ेगा, बराबर है, कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी, तब जाके वो FOB वैल्यू आएगा। FOB वैल्यू मतलब आपका माल शिप में जा चुका है, आपका माल एयरपोर्ट एयरप्लेन में जा चुका है। अब वो जब तक नहीं उड़ेगा जब तक वहाँ का उसका फ्रेट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तक का फ्रेट आपको देना पड़ेगा ना। तो FOB में आपको फ्रेट ऐड करना पड़ता है और इंश्योरेंस ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो भी ट्रेडिंग होती है उसका इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। वो दोनों ऐड करेंगे तब जाके एसेसेबल वैल्यू आता है। अगर एग्ज़ाम में आपको ये कुछ याद नहीं आता है तो आपको क्या याद रखना, जो खर्चा 99% ये आपका US से है, ये आपका इंडिया है, तो US की फैक्ट्री से जो माल निकलेगा वो जाएगा पहले पोर्ट पे, नहीं तो एयरपोर्ट पे, और फिर वो इंडिया के पोर्ट या एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। तो यहाँ से लगा के, उसके फैक्ट्री से लगा के यहाँ तक, और यहाँ से लगा के यहाँ तक जितने भी खर्चे होंगे 99% आपको सबको ऐड करना है। अगर ये वर्ड्स याद नहीं भी आते हैं तो इट्स ओके, 1 बाय 1 करके लिखो और सबको ऐड कर दो। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? US के फैक्ट्री से निकलते हुए पोर्ट तक पहुँचने तक, और पोर्ट से लेके इंडिया के पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक पहुँचने तक जितने भी खर्चे होंगे सबको ऐड करने का। कुछ खर्चे ऐड नहीं होते 99%, इसलिए मैंने बोला 1% जो होता है वो अपने को याद रखना है। जहाँ तक हो सकेगा हम लोग उसका लॉजिक भी देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब कितने पॉइंट है इसमें? 7 पॉइंट है। 7 के 7 पॉइंट लिखने का मैंने यहाँ पे वैसे एक्स फैक्ट्री, फ्री अलॉन्ग साइड, FOB के हिसाब से किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया? कॉस्ट ऑफ मशीन एट द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब ये फैक्ट्री का प्राइस है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे $20,000, सॉरी $8,200, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिया है फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट। ध्यान से पढ़ो,
एक्सपोर्ट मतलब यूएस से, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट मतलब यहाँ तक। तो यहाँ से मतलब मैं बोल सकता हूँ ये लोकल हो रहा है, तो ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन किधर आता है, किधर आता है, इधर ही आता है, तो इधर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। इधर पे ही हम लोग ने लिखा है, जस्ट अ मिनट। सॉरी, ये लोकल नहीं है, देखो ये थोड़ा ध्यान से हट गया था। पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट से लेके पोर्ट ऑफ इंपोर्ट तक है। तो पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट कौन सा है, ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी खर्चा है वो सब इसके अंदर ही हो जाता है। जब यहाँ से लेके ये वाले पार्ट से लेके इंडिया तक का रहेगा तो वो आपका एफओबी के बाद आएगा। तो एफओबी में इसलिए हम लोग ऐड करेंगे सी फ्रेट, क्योंकि ये सी के थ्रू जा रहा है। तो ये $1800 यहाँ पे आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो जी, यहाँ से थोड़ा सा मैंने ध्यान हटा दिया तो ये पूरा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे देखो फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, तो पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट कौन सा है, ये है, यूएस का फैक्ट्री इधर है, यहाँ से ये पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट आया, यहाँ से फिर इंडिया में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी है वो एफओबी के बाद ऐड होता है। एफओबी तक मतलब, एफओबी का मतलब क्या होता है कि आपका जो माल है इंडिया के बाहर की कंट्री में, वो पूरा सब होने के बाद आपके शिप में या एयरप्लेन में बैठ चुका है गुड्स। समझ में आया? एफओबी मतलब आपका गुड्स शिप में जा चुका है, आपका गुड्स एयरप्लेन में जा चुका है, बस वो अब आने की देर है। तो इसलिए सी फ्रेट है $1800। इसको रुपये में कैसे कन्वर्ट करेंगे दैट वी विल सी। फिर देखो क्या दिए, थर्ड। तो ये दो समझ में आया आपको। अब थर्ड लेते हैं हम लोग। दक्ष इंडस्ट्री हैज़ पेड द सेलर द कॉस्ट ऑफ पैकिंग। सेलर कौन, जिससे खरीद रहा है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग। तो पैकिंग तो करना ही पड़ेगा, वो तो फैक्ट्री के प्राइस में ही आ जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री से जब माल मिलेगा तो फैक्ट्री में पैक होके आता है कि नहीं। तो पैक होके आएगा तो वो तो कंपलसरी है। लेकिन क्या बोला है देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, नॉट ए कंडीशन ऑफ सेल बट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। तो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूडेड है। अरे तो पैक करके नहीं तो क्या ऐसा हाथ में दोगे क्या, तो पैक करना कंपलसरी होता है। अब वो बोला है नॉट ए कंडीशन ऑफ सेल, ये सेल का कंडीशन नहीं था। अरे सेल का कंडीशन हो या ना हो, आपको थोड़ी ना थैली में दे देंगे, उसको पैक करके देंगे ना। तो पैक करना कंपलसरी होता है, आप बोलो या मत बोलो। आ रही बात समझ में? अभी आपको मैं बोलूँगा कि जाके दूध लेके आओ, तो दूध में क्या हाथ में लेके आओगे, थैली देनी पड़ेगी। बोले नहीं मुझे थैली परचेज़ नहीं करनी। अरे भाई थैली परचेज़ मत करो, लेकिन आएगा तो वो थैली में ही। तो पैकिंग का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस 8200। यहाँ पे देखो दिया है ऑलरेडी इंक्लूडेड, और वो आप बोलो या ना बोलो वो पार्ट बन ही जाता है। तो ये आपका हो गया। फिर चौथा पॉइंट आता है। अब ये चौथा जो पॉइंट आता है ना, यहाँ से देखो रुपीस चालू हो गया, रुपीज़ चालू हो गया। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। 80 रुपीज़ है, यहाँ पे कुछ मगजमारी भी नहीं दिया है, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ शिपमेंट, वो सब। तो 80 रुपये से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये वाला 8200, इसके बाद आपका कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब आपका एक्स फैक्ट्री प्राइस 8200 होगा। लोकल फ्रेट के बारे में भी नहीं दिया है, तो ये भी 8200 ही होगा, ठीक है। अब 8200 हो गया। अब हम लोग का जो ये डॉलर है, ये डॉलर सी फ्रेट में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इसी को ऐड करके 8200 में 1800 फिर रुपये में कन्वर्ट कर दो, या फ्री अलॉन्ग साइड को पहले रुपये में कन्वर्ट करो, 1800 को भी रुपये में कन्वर्ट करो और फिर उसको ऐड कर दो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया? अब फ्री अलॉन्ग साइड में क्या है, ये 8200 जो दिख रहा है, अब ये एफओबी बन जाएगा। अगर एफओबी बना तो 8200 प्लस ये करके आप क्या कर दो, इसको रुपये में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग ने क्या किया है, पहले इसको रुपये में कन्वर्ट किया। 80 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 6,56,000 हो गया, बराबर है, यस और नो। और फिर इसी के अंदर हम लोग ने क्या ऐड कर दिया, 20,000 का सेलिंग कमीशन ऐड कर दिया। अब बोलेंगे सर ये क्या आ गया, सेलिंग कमीशन क्यों ऐड कर दिया आपने? अब सेलिंग कमीशन आपको ऐड इसलिए करना पड़ रहा है, अब बोलेंगे सर इधर ही क्यों ऐड किया, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ पार्ट, एसेसेबल वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्यों? मैंने क्या बोला, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपका खर्चा होगा वो सब का सब क्या होगा, पार्ट ऑफ जितने भी एक्सपेंसेस सब। तो ये 20,000 भी तो कमीशन पे कर रहा है। विदाउट उसके कमीशन लोकल एजेंट के वो क्या खरीद पाता, नहीं खरीद पाता, इसलिए हम लोग ने 20,000 यहाँ ऐड किया।
आ रही बात समझ में। लेकिन ये कमीशन, सी फ्रेट इसके बाद मत ऐड करना। जो भी मगजमारी करनी है एफओबी से पहला पहला करो। एफओबी के बाद सिर्फ और सिर्फ वो उसका फ्रेट होगा, इंश्योरेंस होगा, एयरपोर्ट के जितने खर्चे होंगे, पोर्ट के जितने खर्चे होंगे, वो सब लेने का। तो यहाँ पे आपने कमीशन ऐड कर दिया। तो जब कभी भी आपको ऐसा कमीशन अमीशन दिखाई दे, तो इसलिए मैं बोला ना, ये वाला अगर कन्फ्यूजन है तो 1 बाय 1 करके एक एक करके पॉइंट लिखो, सबको ऐड कर दो। लेकिन याद रखना, यूएस से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी खर्चे हैं 99% ऐड करने। तो ये ऐड कर दिया। तो आपका एफओबी वैल्यू कितना आ गया, 6,76,000 आ गया। अब सी फ्रेट कितना है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दिखा दूँ, मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी होता है एयर के केस में, एयर फ्रेट। लेकिन ये एयर नहीं है, ये सी है। तो बट इन केस ऑफ अदर एक्चुअल, तो 1800 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो आता है 1,44,000। देखो आ गया। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये है। और दूसरा क्या ऐड करते हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना दिया है, इंश्योरेंस एक्चुअल और इफ़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन 1.125% ऑफ एफओबी। तो यहाँ पे दिया है एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट एसर्टेनेबल, नहीं है पता कितना है, तो 1.125% लो। तो कितना आ जाएगा एफओबी का, तो 6,76,000 का 1.125%, इतना आ गया। ठीक है। तो देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी देखो ये अभी ये दो बचा है, एक ये 15,000 बचा है और एक ये 1,25,000 बचा है। अब 15,000 बचा है, ये क्या है, शिप डिमरेज चार्जेस। एक आएगा शिप डिमरेज चार्जेस आएगा, एक लाइटरेज चार्जेस आएगा, ऐसे करके वर्ड्स आएंगे। तो वो भी आपका पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे या शिप पे होता है, याद रखना। और जो भी वो होता है वो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ तक जो भी खर्चा होगा वो सबका सब इंक्लूड हो जाएगा पार्ट में। तो आपको कहाँ ऐड करना है, तो ये सब आप कहाँ पे, शिप पे। तो शिप किधर आएगी, पोर्ट पे ही आएगी ना। तो यहाँ पे, तो यहाँ का खर्चा है, तो ये एफओबी के बाद ही होगा। तो यहाँ पे देखो डिमरेज चार्जेस, डिमरेज चार्जेस के बाद एक और आता है लाइटरेज चार्जेस। तो लाइटरेज चार्जेस को भी आपको इंक्लूड करना है। अब बोलेंगे सर बताते रहो, ऐड करना है, ऐड करना मतलब क्या है। तो डिमरेज चार्जेस जो होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका आज माल आ गया, तो आज ही का डेट था आपको उसको वहाँ से निकालने का, लेकिन आपने एक हफ्ते तक और रख दिया उधर। तो वो लोग क्या फ्री में बैठे हैं, शिप वाले, वो बोलेंगे भाई तुम लोग ने एक हफ्ता यहाँ पे ज़्यादा लेट कर दिया तो एक हफ्ते का पैसा दो, दैट इज़ डिमरेज चार्जेस। और लाइटरेज चार्जेस जो होता है, लाइटरेज चार्जेस में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी शिप आ गई, पोर्ट पे खड़ी है, लेकिन ये पोर्ट पे आ नहीं रही है क्योंकि बहुत बड़ी पोर्ट है, बहुत बड़ी शिप है। तो वो बड़ी शिप को हम लोग थोड़ा दूर खड़ा करते हैं और वहाँ से छोटे छोटे शिप में भर के लेके आते और फिर पोर्ट पे डिलीवर करते, तो उसको लाइटरेज चार्जेस बोलते हैं। तो वो लाइटरेज चार्जेस भी यहीं इंक्लूड करने का, क्योंकि देखो ना, एफओबी वैल्यू मतलब शिप में माल चला गया, एरोप्लेन में माल चला गया, अब वो उड़ के इंडिया में आएगा। अब इंडिया में आएगा तो पोर्ट पे आएगा, एयरपोर्ट पे आएगा, तो पोर्ट और एयरपोर्ट के जितने भी खर्चे वो सब इधर इंक्लूड करने का। तो उसका फ्रेट हो गया, उसका इंश्योरेंस हो गया, वो तो ऐड करेंगे। फिर इसमें डिमरेज चार्जेस आ गया, लाइटरेज चार्जेस आ गया, वो भी ऐड करने का। तो ये देखो 15,000 है यहाँ पे, समझ में आया, यस और नो। तो देखो ये इस तरीके से है। इसको ज़रा मैं 1 मिनट हटाता हूँ। ये आपका क्लीन हो गया, तो अब ये थोड़ा ध्यान, ठीक है। यहाँ पे इंडिया था, इंडिया का पोर्ट, ठीक है। तो आपने ये भी कर लिया, 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 अब बचा ये। अब बोलेंगे सर ये तो छूट गया और अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसको टोटल करेंगे तो CF वैल्यू हो गया। अब ये कहाँ से आएगा, तो इधर देखो क्या दिया है, इंजीनियरिंग चार्जेस पेड बाय दक्ष टू कंसल्टेंसी फर्म इन मुंबई एज ए कंडीशन फॉर सेल। तो ये जो इंजीनियरिंग चार्जेस है ये दक्ष ही तो इम्पोर्ट कर रहा है ना, तो उसने मुंबई में पे किया, मुंबई में पे किया मतलब वो इम्पोर्ट होके आ गया रहेगा, मशीन आके उसके फैक्ट्री में चला गया, किधर, दक्ष के फैक्ट्री में। अब उसके बाद थोड़ी ना कस्टम डिपार्टमेंट आपके घर पे आएगा, अरे भाई तूने किसको कंसल्टेंसी दिया बता मेरे को। एक बार पोर्ट पे आ गया और आपने लेके चले गए ना, कस्टम का लेकर काम खत्म, फिर नहीं कर सकते। तो ये इंजीनियरिंग चार्जेस जो पे किया वो मशीन की कंसल्टेंसी के लिए पे किया, दैट इज़ आफ्टर द इम्पोर्ट। और आफ्टर द इम्पोर्ट रहेगा तो वो खर्चा नहीं लेने का, समझ रहे हो। यूएस से मशीन निकला, उसके पोर्ट तक गया, उसके पोर्ट से फिर इंडिया के पोर्ट में आया, फिर इंडिया के पोर्ट से वो अपने फैक्ट्री में लेके गया, फैक्ट्री में वो कोई कंसल्टेंसी लेके उसको इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको सेटअप कर रहा है, तो वो वाले चार्जेस वापस आप कस्टम वाले के पास नहीं लेके जाओगे।
तो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एसेसेबल वैल्यू। तो इसको हम लोग ने एकदम नीचे लिखा है, देखो मैंने ये दोनों लिख दिया था। पैकिंग चार्जेस आर इनकर्ड बाय बायर आर इंक्लूडेबल इन एसेसेबल वैल्यू इवन दो दे आर नॉट पेड एज ए कंडीशन फॉर सेल। और दूसरा, इंजीनियरिंग चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेसेबल वैल्यू एज इंजीनियरिंग वर्क इज अंडरटेकन इन इंडिया। इंडिया में अंडरटेक हुआ है तो उसका मतलब ही नहीं है, पोर्ट पे आने के बाद, उसके घर पे पहुंचने के बाद मतलब नहीं रहता कस्टम वाले को। समझ में आया? तो उसका कोई भी चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने बेसिक कस्टम ड्यूटी ये सब निकालने नहीं बोला है। तो आपका आंसर इज़ दिस वन, एसेसेबल वैल्यू ये रहा। इतना ही आपका आंसर है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके कमेंट से, आपके जितने भी फीडबैक से, कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है सर ये फैक्ट्री प्राइस क्या है, फ्री अलॉन्ग साइड क्या है, एफओबी। तो इसके लिए मैंने एक ही बात बताया, यहाँ से यहाँ तक माल गया जो भी खर्चा है लिख दो, यहाँ से यहाँ माल गया तो जो भी खर्चा है लिख दो। 1 बाय 1 करके भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ये दो जो वैल्यू येलो से मैंने हाईलाइट किया, देखो एक एफओबी और सीआईएफ, ये लिखना ज़रूरी है। एफओबी का मतलब क्या है कि यूएस से माल जो निकला, वहाँ के एयरपोर्ट तक पहुँचने तक जितना भी खर्चा है, उसके फ़्लाइट में जाने तक, उसके शिप में बैठने तक, गुड्स को, वो जितना भी खर्चा है सब उसको एफओबी बोलते हैं। एफओबी एक बार आपके फ़्लाइट में बैठ चुका है माल, आपके शिप में बैठ चुका है वो, उसके बाद उसका इंश्योरेंस देना पड़ता है, फ्रेट देना पड़ता है, और फिर जब वो यहाँ पहुँचता है तो कभी कभी डेमरेज चार्जेस पे करना पड़ता है, कभी कभी उसका लाइटरेज चार्जेस पे करना पड़ता है। तो वो सब भी आपको एफओबी के नीचे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको क्या कन्फ्यूजन आता है कि सर कब रुपये में कन्वर्ट करने का, कब डॉलर में। तो देखो, आप स्टार्टिंग से भी रुपये में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके यहाँ जब यूएस से निकला यहाँ तक ये सब डॉलर में रहेगा तो डॉलर में लेने का, और फिर यहाँ से फिर वो थोड़ा रुपये में भी आ जाता है और डॉलर में भी आ जाता है, फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला यहाँ तक डॉलर में था, लेकिन यहाँ से ही डॉलर में इसको रुपये में कन्वर्ट किया, और नीचे भी फिर एक डॉलर में आया था, तो आप यहाँ तक डॉलर में ही लिख सकते हो। लेकिन क्या है ना, फिर ये जो 20,000 है इसको फिर डॉलर में रिकन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया कि यहीं तक हम लोग ने $8,200 को ही रुपये में कन्वर्ट किया, फिर 20,000 ऐड किया और फिर नीचे का वैल्यू लिख दिया। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये हो गया। ओके, तो ये आपका ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है मार्च 2025 में। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।